हेलो दोस्तों, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम विजन आईएएस का देखेंगे आपातकालीन प्रावधान। क्विक रिवीजन है, तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कोई त्रुटि रह जाती है या कुछ कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें दे सकते हैं। तो आपातकाल का प्रावधान किस में है? तो भाग 18 में है, भाग 18 में है। और अनुच्छेद क्या है? तो 352 से 360 तक। ठीक है, इसमें आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356 और 365 में, और वित्तीय आपातकाल कितने में है? तो 360 में है। ठीक है, जो कि अभी वित्तीय आपातकाल अपने देश में नहीं लगाए गए हैं। आपातकालीन प्रावधान के स्रोत क्या है? तो देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 का है, और सेकंड है जर्मनी के वाइमर्स गणतंत्र का संविधान से लिया गया है। तो आपातकालीन कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल, इसके बारे में क्या है? तो संविधान राष्ट्रीय आपात को निरूपित करने के लिए आपातकाल की उद्घोषणा अभिव्यक्ति का उपयोग करता है। कौन करता है? तो संविधान करता है। नेक्स्ट, उदाहरण क्या है देख लेते हैं। अक्टूबर 1962 में क्या हुआ था? तो चीनी आक्रमण हुआ था। यह जनवरी 1961 तक जारी रहा। फिर दूसरा हुआ दिसंबर 1971 में, ये इंडिया और पाक का युद्ध हुआ था, और ये मार्च 1977 तक जारी रहा। और तीसरा लगा था 1975, यह आंतरिक अशांति, आंतरिक राजनीतिक संगठन, यह मार्च 1977 तक जारी रहा। ठीक है, नोट इसमें लिखा है कि 1977 के बाद अब तक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं किया गया है। ठीक है, तो अभी तक हमारे देश में कितनी बार आपातकाल घोषित हो चुकी है? तो 3 बार। ठीक है, नेक्स्ट, आधार के अनुच्छेद 1952 का आधार क्या है? तो जान लेते हैं। यदि भारत या इसके किसी भाग के समक्ष निम्नलिखित कारण खतरा उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। बाहरी खतरा और आंतरिक खतरा। आंतरिक खतरा में क्या है? सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, नोट देख लेते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 ने आंतरिक अशांति पदावली को हटाकर सशस्त्र विद्रोह पद को आधार बनाया है। ठीक है, ये जो 44 में, क्योंकि जो 1977 में जो आपातकाल लगी थी, और जो इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया था 1975 में, तो ये चीज़ हुआ था कि वहाँ पे अशांति सिर्फ बोल करके लगा दिया गया था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में आंतरिक अशांति को हटा करके सशस्त्र विद्रोह, अगर सशस्त्र विद्रोह अगर देश में होने लगता है तो आपातकाल घोषित हो सकता है। ठीक है, 38वां संविधान संशोधन 1975 राष्ट्रपति को युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह या उसके आसन खतरे के आधार पर विभिन्न उद्घोषणा जारी करने की अनुमति देता है। देख लेते हैं उद्घोषणा में क्या है। तो उद्घोषणा कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति उद्घोषणा करते हैं आपातकाल का। नेक्स्ट, उद्घोषणा का प्रभाव क्या होता है? तो पूरा देश या उसका केवल एक हिस्सा। ठीक है, नोट 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार राष्ट्रपति देश के किसी विशेष भाग, देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, विशेष भाग में भी आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ये नहीं कि आपातकालीन घोषित हो गया तो पूरा राष्ट्र में, पूरा इंडिया में हो गया, नहीं, कोई विशेष भाग में भी आपातकालीन घोषित हो सकता है। और ये 42वें संविधान संशोधन में ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब रक्षा उपाय क्या है? तो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश, यहाँ ध्यान देंगे, लिखित सिफारिश। ये नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री बोल दिए कि राष्ट्रपति को कि आपातकाल लगा दीजिए, तो नहीं, ये मंत्रिमंडल जितने भी हैं लिखित सिफारिश पर ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया था। ठीक है, और इसके जारी होने की तारीख को जारी होने की तारीख से 1 महीने के भीतर दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत, यहाँ पे ध्यान देंगे विशेष बहुमत, ना कि साधारण बहुमत, विशेष बहुमत से पुष्टि की जानी चाहिए। ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम में ऐड किया गया है। ठीक है, मूल संविधान में अनुमोदन के लिए अनुमति अवधि 2 महीने थी।
ठीक है। लेकिन अब क्या है, 1 महीने के भीतर हो गया है, पहले 2 महीने थी, अब 1 महीने हो गई है, लेकिन विशेष बहुमत से और मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश से होगी। ध्यान देंगे, यदि आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान लोकसभा भंग हो जाती है तो पुनर्गठित लोकसभा अपनी पहली बैठक से 30 दिनों के भीतर इसे अनुमोदित करेगी, बशर्ते इस बीच राज्यसभा ने इसे मंजूरी दे दी हो। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर लोकसभा भंग हो गई हो और तो क्या करेंगे, आपातकालीन तो लगा हुआ है, तो पुनर्गठित लोकसभा की अपनी पहली बैठक से 30 दिनों के भीतर इसे अनुमोदित करेगी। ठीक है, और करेगी तो क्या होगा, क्योंकि राज्यसभा भंग नहीं होता है तो राज्यसभा की पहले मंजूरी मिल गई होगी। तो नेक्स्ट अवधि क्या है, तो 6 महीने तक जारी रहता है। प्रत्येक 6 महीना, ध्यान देंगे यहाँ पे प्रत्येक 6 महीना बोल रहा है, प्रत्येक 6 महीने में संसद के अनुमोदन से इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। ये 44वां संविधान संशोधन में ऐड किया गया है। नेक्स्ट समाप्ति क्या होती है, तो राष्ट्रपति द्वारा समाप्ति किसके द्वारा, अगर उद्घोषणा कौन करते हैं तो राष्ट्रपति, और समाप्त भी कौन करते हैं तो राष्ट्रपति की उद्घोषणा से ही समाप्त होता है आपातकालीन। तो इसे राष्ट्रपति की घोषणा से किसी भी समय संसद के अनुमोदन के बिना भी निरस्त किया जा सकता है। मतलब अगर आपातकालीन लगी हुई है और राष्ट्रपति घोषणा कर देते हैं कि अब खत्म किया, समाप्त किया जाए, तो संसद के अनुमोदन के बिना भी निरस्त किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट संसद द्वारा समाप्ति, लोकसभा इसे जारी रखने को अस्वीकार करने का प्रस्ताव पारित कर सकती है, तो संसद द्वारा समाप्त हो जाएगा। लोकसभा के कुल सदस्यों में से 1/10 सदस्य, ठीक है, यदि संसद का सत्र चल रहा हो तो अध्यक्ष को अन्यथा राष्ट्रपति को लिखित सिफारिश करते हैं कि ये समाप्त किया जा सके। ठीक है, और 1/10 क्या है, तो ये कोरम है। ये जब तक ये कोरम नहीं पूरा होता है तब संसद का सत्र नहीं चलता है। ध्यान देंगे, प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 14 दिनों के भीतर विशेष बैठक आयोजित की जाती है। ऐसा प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित हो जाता है। यहाँ पे समाप्ति करने के लिए क्या साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा, लेकिन अगर जब लगाना हो तो विशेष बहुमत से पारित होनी जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं निम्नलिखित पर राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव। अब राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अब है यहाँ पे केंद्र राज्य संबंध। यहाँ पे कार्यपालिका है, विधायिका है और वित्तीय है। देख लेते हैं कार्यपालिका में क्या है, तो केंद्र को राज्यों को किसी भी मामले में निर्देश देने की शक्ति प्राप्त है। ये कार्यपालिका में है। केंद्र है जो किसी भी राज्य पे अपना निर्देशन दे सकता है। राज्य सरकार पूर्ण रूप से केंद्र के नियंत्रण में आ जाती है, हालांकि उन्हें निलंबन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जब आपातकाल घोषित हो जाते हैं तो जो भी राज्य हैं सारे को केंद्र का नियंत्रण स्वीकार करना पड़ता है। ठीक है, और लेकिन उसको केंद्र सरकार, जो राज्य सरकार है, उसका सरकार भंग नहीं होते हैं, लेकिन केंद्र का नियम उस पर लागू हो जाते हैं। ठीक है, और विधायी शक्ति में क्या क्या होती है, तो संसद को राज सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। नॉर्मल क्या किया गया कि राज सूची पे सिर्फ राज अपने कानून बनाते हैं, लेकिन आपातकाल के समय संसद राज कानून पे कानून बनाती है और किसी भी कानून पे कानून वो बना सकते हैं। कौन, ये संसद। हालांकि राज्य की विधायिका शक्ति समाप्त नहीं होती है। ध्यान देंगे। नेक्स्ट संसद द्वारा राज सूची के विषय पर बनाए गए कानून आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 महीने तक प्रभावी रहते हैं। नेक्स्ट यदि संसद का सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी प्रावधान है कि मान लीजिए लोकसभा या सांसद नहीं चल रहा हो और आपातकाल लागू हो चुकी है तो क्या करते हैं, राष्ट्रपति है जो राज्य सूची पे अध्यादेश जारी कर सकते हैं। संसद केंद्र सरकार, इसके अधिकारियों तथा इसके अन्य अधिकरणों पर संघीय सूची के बारे में बाहर के मामलों में शक्तियों एवं कर्तव्यों को निर्धारित कर सकती हैं। ठीक है, अभी देख लेते हैं विधायी मामले, वित्तीय मामले में क्या होती है। तो वित्तीय मामले में राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के संवैधानिक वितरण को परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति केंद्र द्वारा राज्यों को राजस्व के हस्तांतरण को कम अथवा समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये देश में आपातकालीन लागू हो चुके हैं। नोट,
ऐसा कोई भी बदलाव उस वर्ष के वित्तीय वर्ष के अंत तक ही जारी रहता है जिस वर्ष आपातकाल समाप्त हो जाती है। ऐसे सभी प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जाने चाहिए। ठीक है, अभी देख लेते हैं विधायी व कार्यपाल विधायिका का कार्यकाल क्या होती है उस टाइम जब भी आपातकाल लगी होती है। तो लोकसभा एंड विधानमंडल के बारे में, क्योंकि ये दोनों भंग होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें लोकसभा के बारे में क्या है। तो संसद कानून बनाकर लोकसभा के कार्यकाल को इसके सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष से आगे बढ़ा सकती है। यह कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक के लिए और इसी प्रकार अनिश्चित समय तक बढ़ाया जा सकता है। जैसे अब आपातकाल लागू हो चुका है तो क्या करते हैं, जो संसद में संसद का जो कार्यकाल है ना लोकसभा का, वो 5 वर्ष का है। लेकिन अगर आपातकाल की दृष्टि में इसे और आगे बढ़ाया जा सकता है और एक बार में 1 वर्ष के लिए और ऐसे बढ़ाते बढ़ाते अनिश्चित समय तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और राज्य विधानमंडल में क्या होता है। तो संसद द्वारा राज्य की विधायिका का कार्यकाल इसके समान कार्यकाल जैसे 5 वर्ष का होता है विधायिका का भी, तो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है और इस प्रकार अनिश्चित समय तक बढ़ाया जा सकता है। जो लोकसभा पे होता है लागू, वही विधानमंडल पे भी, राज्य विधानमंडल पे भी लागू होता है। नोट में क्या है तो देख लेते हैं। कार्यकाल में की गई वृद्धि आपातकाल समय समाप्त होने के बाद 6 महीने से अधिक की अवधि तक जारी नहीं रह सकता है। ये नहीं कि आपातकाल खत्म हो गई फिर भी राज्य विधानमंडल चल रहा है अनिश्चित काल तक, उसको जो टाला गया था वो बढ़ रहा है, नहीं। आप जैसे आपातकाल खत्म हो जाएगा उसके 6 महीने के से अधिक तक अवधि नहीं रहेगी, 6 महीने तक उसके बाद फिर से वो स्टार्ट हो जाएगा जो नॉर्मल समय में चलता है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं अनुच्छेद 358 और 359 में का मूल अधिकारों पर प्रभाव, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे कहा जाता है कि अनुच्छेद 19 में या 20-21 को छोड़कर क्या क्या होता है, तो ये जो रूल होते हैं ना वो डाला हुआ है 358 और 359 में मूल अधिकारों का प्रभाव, जो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। देख लेते हैं क्या। तो अनुच्छेद 358 में क्या है, आपातकाल की संपूर्ण अवधि के लिए अनुच्छेद 19 को निलंबित कर दिया जाता है। तो ये कहा जाता है, कहीं ये क्वेश्चन आता है तो कि मूल अधिकार को भी समाप्त किया जा सकता है, तो हाँ, आपातकाल के समय मूल अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है। और ठीक है, और अनुच्छेद 19 को समाप्त किया है, केवल अनुच्छेद 19 को प्रभावित कर सकता है और केवल बाह्य आपातकाल में प्रभावी होता है। इसका प्रभाव पूरे देश में होता है। ध्यान रखेंगे, जो 358 में जो प्रावधान किया गया है, आपातकाल के समय सिर्फ अनुच्छेद 19 को निलंबन किया जा सकता है, क्योंकि वो बोलने की स्वतंत्रता होती है। जब हमारे देश पे आपातकाल लगी है तो बोलने की स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया जाता है। ठीक है, और उसमें और भी 6A B C D करके जो भी क्षेत्र हैं उस सब पे बंद हो जाते हैं, और ये केवल क्या है, केवल बाह्य आपातकाल में ही होगा। ठीक है, ये पूरे देश पे लागू होगा। 359 में क्या है, तो कुछ मूल अधिकारों को आपातकाल की संपूर्ण अवधि अथवा अल्प अवधि के लिए राष्ट्रपति के आदेश से निलंबन किया जा सकता है। और अनुच्छेद 20-21 एक ध्यान रखेंगे, आपातकाल कैसा भी आपातकाल हो, अनुच्छेद 20-21 को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। ये ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन आता भी है। अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर राष्ट्रपति के आदेश में उल्लिखित सभी मूल अधिकार, ध्यान रखेंगे, सभी मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। ये दोनों प्रकार के आपात स्थितियों में प्रभावी रहता है, पूरे देश या इसके किसी एक भाग पे लागू होता है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे न्यायिक समीक्षा क्या है, तो ध्यान देंगे 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में क्या कहा गया था, तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा न्यायिक समीक्षा से मुक्त होती है। ठीक है, और 44वें संविधान संशोधन 1978 में क्या कहा गया था, तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन होगी। ध्यान देंगे कि जो 75 में इंदिरा गांधी का सरकार था, उस टाइम जो 38वां संविधान संशोधन में आया था तो उसमें कहा गया था कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसकी न्यायिक समीक्षा से मुक्त होगी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन जो दूसरे कांग्रेस नहीं, ये कोई और पार्टी थे जो 44वें संविधान संशोधन जो हुई थी उसमें कहा गया है कि न्यायिक समीक्षा के अधीन है राष्ट्रीय आपातकाल।
ओके। मिनर्वा मिल्स बाद 1980 में कहा गया था कि वो आपातकाल उद्घोषणा को निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी जा सकती है, जैसे में उद्घोषणा दुर्भावनापूर्ण हो अथवा उद्घोषणा पूरी तरह से असंगत और अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित हो या निरर्थक या विकृत हो। ठीक है। और अब राज आपातकाल के बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में क्या क्या है, तो राज आपातकाल को राष्ट्रीय शासन अथवा संवैधानिक संकट के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। और ऐसी परिस्थितियों के लिए संविधान में आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है। इसमें क्या किया है कि राज्य आपातकाल नहीं बोला जाता है, इसमें कहता है कि राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है या संवैधानिक संकट उत्पन्न हो चुकी है, ये नहीं बोला जाता कि आपातकाल लग गई है। ठीक है। उदाहरण के लिए पहला उदाहरण क्या है, जून 1951 में पंजाब सरकार को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद भी बर्खास्त कर दिया गया था। अब तक अनुच्छेद 356 का लगभग 120 बार प्रयोग किया जा चुका है। ठीक है। अब आधार क्या होते हैं, राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है उसका आधार क्या है, तो अनुच्छेद किसके अंतर्गत में है, तो 356 में किसी राज्य के राज्यपाल की या अन्य रिपोर्ट के आधार पर यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाए कि ऐसा स्थिति उत्पन्न हो गई है कि राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं चलाई जा सकती है, अनुच्छेद 356 के संघ को यह शक्ति देता है कि वह अनुच्छेद 355 को लागू करें। ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद 365 में क्या है, तो जब कोई राज्य केंद्र के किसी निर्देशन को पालन करने या उसे लागू करने में विफल रहता है। यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर संवैधानिक जो या राष्ट्रपति शासन है ना, वो ये संतुष्टि हो जाती है कि वहाँ पे जो सरकार चल रही है वो सही नहीं चल रही है, राज्यपाल राष्ट्रपति को बताते हैं। लेकिन 365 में कहा गया है कि जब कोई केंद्र के किसी निर्देशन को पालन करने या उसे लागू करने में विफल रहता है। ठीक है। केंद्र का जो निर्देशन को राज्य नहीं मानता है तो वहाँ पे 365 लगता है। ठीक है। और घोषणा कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति, क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है कि राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। ठीक है। रक्षोपाय क्या है, जान लेते हैं इसके बारे में। इसे जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। ठीक है। जब जारी हो जाता है तो क्या होता है, 2 महीनों के भीतर, ध्यान रखेंगे टाइमिंग, क्योंकि एग्जाम में यही आता है, टाइमिंग भी पूछ लेता है कि कितने महीने के अंदर, तो 2 महीने के भीतर दोनों सदनों से अनुमोदित किया जाना चाहिए। प्रक्रिया क्या है, तो साधारण बहुमत, क्योंकि राज्यसभा में जो राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगती है तो साधारण बहुमत में है, वही अगर केंद्र में जो पूरे देश में अगर राष्ट्रपति आपातकाल लगती है तो विशेष बहुमत से पारित होती है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। यदि उद्घोषणा ऐसे समय में जारी की जाती है जब लोकसभा विघटन अथवा में अवस्था में हो या लोकसभा या का विघटन घोषणा को मंजूरी दिए बिना 2 माह की अवधि के दौरान हो जाता है। उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन की पहली बैठक के बाद 30 दिनों तक जारी रह सकती है, बशर्ते कि राज्यसभा ने इस के बीच इसे मंजूरी दे दी गई है। ये भी सेम क्वेश्चन है, आप पहले भी जान चुके हो कि अगर लोकसभा भंग हो गई है तो पहली बैठक के 30 दिनों के अंदर ही इसका अनुमोदन करना जरूरी हो जाता है, जबकि राज्यसभा पहले कर चुका होगा, क्योंकि आपको पता है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होते हैं। ठीक है। यदि घोषणा दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित हो जाती है तो राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक जारी रह सकता है। प्रत्येक 6 माह में संसद के अनुमोदन से इसे अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। याद रखेंगे, जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो पहला 6 महीने के लिए लगता है, और अगर ऐसे करते जाता है तो संसद के अनुमोदन से प्रत्येक 6 महीने पे बढ़ा 6 महीने करके बढ़ा के अधिकतम कितने वर्ष तक, तो 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। अब है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में
क्या लिखा है कि 1 वर्ष की अवधि के बाद राष्ट्रपति शासन 6 माह तक तभी बढ़ाया जा सकता है जब निम्नलिखित 2 शर्तें पूरी होती है। ध्यान रखेंगे 2 शर्तें क्या क्या है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पूरे देश या उसके किसी एक हिस्से में लागू हो, या निर्वाचन आयोग को यह प्रमाणित करना होगा कि विधानसभा के आम चुनाव संबंधित राज्य में कठिनाइयों के कारण आयोजित नहीं किया जा सकता है। 2 है शर्त, देख लेंगे। फिर अब ये क्या है, समाप्ति कैसे होती है, तो देख लेते हैं। ये राष्ट्रपति द्वारा पार्श्ववर्ती उद्घोषणा के द्वारा किसी भी समय उद्घोषणा को रद्द किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति जब भी चाहे तो वो समाप्त कर सकते हैं, इसको संसद के अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं राज्य आपातकाल के प्रभाव क्या क्या होते हैं। ध्यान देंगे, राष्ट्रपति असाधारण शक्तियां प्राप्त कर लेता है। इसमें क्या क्या है देख लेते हैं। राज्य सरकार के कार्यों एवं शक्तियों को राज्यपाल अथवा किसी अन्य कार्यपालक प्राधिकारी के माध्यम से अपने हाथों में लिया जा सकता है। जैसे राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लग जाते हैं तो वहाँ पे कौन गवर्नर, कौन सरकार चलाने जैसे हो जाते हैं, तो राज्यपाल हो जाते हैं। ठीक है, अथवा किसी अन्य कार्यपालिक और प्राधिकारी के माध्यम से अपने हाथ में ले लेते हैं कौन, राष्ट्रपति। यह घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियां का उपयोग संसद द्वारा किया जाएगा। ठीक है, वह राज्य के किसी प्राधिकरण अथवा अन्य से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के निलंबन सहित अन्य कदम भी उठा सकते हैं। ठीक है, ये राष्ट्रपति करते हैं। अब अन्य प्रभाव क्या है तो ये भी जान लेते हैं। तो राष्ट्रपति राज्य मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। राष्ट्रपति राज्य मंत्रिपरिषद जिसमें क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लागू होता है, उसमें क्या करते हैं, राज्य मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकते हैं। और कौन कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति। हालांकि उच्च न्यायालय की शक्तियां प्रभावी नहीं होती है इसमें। ठीक है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य के प्रशासन को अपने हाथ ले सकता है। राज्यपाल कानून करने लगते हैं। इसका संचालन वह राज्य के मुख्य सचिव अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सलाहकार के माध्यम से करता है। ठीक है, नेक्स्ट, राज्य विधानमंडल को परिस्थितियों का अनुरूप भंग अथवा निलंबन किया जा सकता है। ऐसी उद्घोषणा की जा सकती है कि राज्य विधायिका की शक्ति केंद्र संसद द्वारा प्रयोग की जा सकेगी। ठीक है, अनुच्छेद 357, ध्यान रखेंगे 357 में संसद राष्ट्रपति को विधायी शक्ति प्रदान कर सकती है और उसे किसी अन्य प्राधिकरण को इसे सौंपने के लिए अधिकृत कर सकती है। ठीक है, और है आगे देख लेते हैं। संसद राष्ट्रपति को राज्य की संचित निधि से व्यय स्वीकृत करने जब लोकसभा सत्र में नहीं हो के लिए अधिकृत कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती है या आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं। ठीक है, अब इसमें है विभिन्न समितियां आयोग में के सुझाव क्या क्या हैं तो ये भी जान लेते हैं। सहकारिता आयोग 1987 का है ये। ठीक है, अनुच्छेद 356 का प्रयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में और कम से कम किया जाना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की रिपोर्ट के बाद ही लागू करना चाहिए। ठीक है, यहाँ राज्यपाल की रिपोर्ट के बाद ही लागू किया जाना चाहिए राष्ट्रपति शासन। और नेक्स्ट है, संसद द्वारा उद्घोषणा की पुष्टि होने तक विधानसभा का विघटन नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या है, संविधान के कार्यकरण की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग 2002 में। इसमें क्या है, पथभ्रष्ट राज्यों को समुचित शर्तें के साथ चेतावनी दी जानी चाहिए। अनुच्छेद 356 के तहत कार्रवाई करने से पहले राज्य से प्राप्त स्पष्टीकरण का विचार किया जाना चाहिए, ये सुझाव दिया गया है। संसद द्वारा उद्घोषणा की पुष्टि होने तक विधानसभा का विघटन नहीं किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुच्छेद 356 को उपयुक्त रूप से संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, राज्यपाल की रिपोर्ट का मीडिया जगत में व्याप्त प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 352 के अनुरूप सुरक्षा उपाय अनुच्छेद 356 के मामले में भी शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है,
इसमें और देख लेते हैं पूछ आयोग में क्या था। तो पूछी आयोग 2008 में आया है। इसमें क्या कहा है, तो अस्थिकृत आपातकाल लगाने का सुझाव दिया है। इसकी अवधि 3 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए, इसने पूछी आयोग ने कहा है। और ऐसे नॉर्मल कितने, तो 6 महीने हैं। SR बोमई बाद 1994 के दिशा निर्देशन को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 356 में संशोधन किया जाना चाहिए, पूछे आयोग ने सुझाव दिया है। और विधि आयोग ने क्या कहा है, तो अनुच्छेद 356 लगाने से पूर्व अनुच्छेद 355 का प्रयोग करके स्थिति से बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है। ये क्या सब है, ये तो सुझाव हैं। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। हाँ, न्यायिक समीक्षा और अनुच्छेद 356 इसमें क्या है, तो के आबू बनाम भारत संघ 1965 में क्या है, तो अनुच्छेद 356 से संबंधित पहला मामला केरल उच्च न्यायालय ने उद्घोषणा की संवैधानिक पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। ठीक है, अदालतों ने लंबे समय तक केंद्र सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया था। राजस्थान में क्या हुआ था, तो राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ 1977 में क्या हुआ था, तो देख लेते हैं। न्यायालय कुछ समिति आधार पर न्यायिक समीक्षा कर सकता है। दुर्भावपूर्ण और अप्रासंगिक आधारों पर राष्ट्रपति की कार्यवाही को उन्मुक्ति प्रदान नहीं की जा सकती है। ठीक है, और SR बोमई बाद 1994 में क्या हुआ था, तो ये जान लेते हैं डिटेल्स से। जिस सामग्री के आधार पर संतुष्टि होकर राष्ट्रपति उद्घोषणा करता है उसकी न्यायिक समीक्षा पर प्रतिबंध नहीं है। ऐसी उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उद्घोषणा को रद्द कर सकता है यदि वह दुर्भाग्यपूर्ण, अप्रासंगिक या किसी अनुपयुक्त आधार पर आधारित हो। अनुच्छेद 356 का प्रदत्त शक्ति शर्त है कि और यह एक पूर्ण शक्ति नहीं है। राष्ट्रपति शासन द्वारा अनुमोदित होने से पूर्व विधानसभा को भंग नहीं कर सकेगा। ठीक है, और केंद्र को गलती करने वाले राज्य के कारण पूछते हुए चेतावनी नोटिस जारी करनी चाहिए। एक बार उद्घोषणा जारी होने के बाद राज्य सरकार को हटाना पड़ेगा, क्योंकि एक राज्य में 2 सरकारें नहीं होती है। ठीक है, और एक पंथ निरपेक्षता संविधान की एक बुनियादी विशेषता है और राज्य सरकार द्वारा इसका उल्लंघन करना अनुच्छेद 356 के प्रयोग के लिए उपयुक्त आधार है। ठीक है, पंथ निरपेक्ष को अगर उल्लंघन किया तो यदि दुर्भाग्यपूर्ण उद्देश्य सिद्ध हो जाए तो न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को राहत उपलब्ध कराई जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, रामेश्वर प्रसाद एवं अन्य बनाम भारत संघ 2006 में हुई है। ये देख लेते हैं। दल बदल जैसी सामाजिक बुराइयों से निपटने के लिए अनुच्छेद 356 का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 361 के तहत उन्मुक्ति न्यायालय से कार्रवाई की वैधता की जांच करने की शक्ति नहीं छीनी जा सकती है। ठीक है, अब देख लेते हैं SR बोमई बाद में रेखांकित अनुच्छेद 356 के उचित और अनुचित प्रयोग के मामले में। तो क्या है इसमें उचित उपयोग क्या है, तो त्रिशंकु विधानसभा के मामले में यदि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है और विधानसभा में बहुमत प्राप्त करने वाले दल ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया हो और राष्ट्रपति राज्यपाल को गठबंधन सरकार का विकल्प ना मिला हो। ठीक है, तब राष्ट्रपति शासन लगते हैं। और यदि राज्य सरकार केंद्र के संवैधानिक निर्देश की अवहेलना कर रही हो और आंतरिक भ्रष्टाचारिता, जहां उदाहरण के लिए सरकार जानबूझकर संविधान और कानून के विरुद्ध कार्य कर रही हो या हिंसक विद्रोह को भड़का रही हो। नेक्स्ट है राज्य का भौतिक विघटन, जहां जानबूझकर अपने संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन से इनकार कर दे तथा राज्य सुरक्षा को खतरे में डाल देता है, तब होता है उचित उपयोग। ठीक है, अब अनुचित प्रयोग क्या होता है। अब अनुचित प्रयोग क्या होता है जान लेते हैं। तो जहां कोई सरकार त्याग पत्र दे देती है या उसे वैकल्पिक सरकार बनाने की संभावना की जांच किए बिना
जांच के बिना बहुमत समर्थ खोने पर बर्खास्त कर दिया जाता है। ठीक है। और सरकार को विधानसभा के पटल पर बहुमत साबित करने की अनुमति नहीं देना। ठीक है, ये अनुचित प्रयोग है किसका, 356 का। ठीक है, जहां विधानसभा में बहुमत प्राप्त सत्तारूढ़ दल को लोकसभा के आम चुनावों में भारी पराजय का सामना करना पड़ रहा हो, जैसे वर्ष 1977 में, वर्ष 1980 में घटित हुई है। ठीक है, आंतरिक अशांति राज्य के आंतरिक विघटन या भौगोलिक विघटन की स्थिति तक न पहुंची हो, और राज्य के कुशासन या सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप या राज्य की गंभीर वित्तीय बाधाएं आती हो, जहां राज्य सरकार को पथभ्रष्ट होने से बचने के लिए पूर्व चेतावनी नहीं दी गई हो। यह अनुचित उपयोग किसका, 356 का। देंगे। अब हो गया, यहाँ पे देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल तथा राष्ट्रपति शासन में अंतर क्या है, तो जान लेते हैं। आधार है क्या, तो युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से संपूर्ण देश अथवा इसके किसी एक भाग की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है। ठीक है, और इसमें क्या है, किसी राज्य के शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो ये राष्ट्रपति शासन हो गया, ये राष्ट्रीय आपातकाल हो गया। नेक्स्ट, इसमें क्या है, राज्य की कार्यपालिका तथा विधायिका पर प्रभाव क्या है, राज्य की कार्यपालिका एवं विधायिका शक्ति बनी रहती है। केंद्र को राज्य के प्रशासन एवं विधानमंडल के संबंध में केवल समवर्ती शक्तियां ही प्राप्त होती हैं। और इसमें क्या है, राष्ट्रपति शासन में राज्य की कार्यपालिका निलंबित हो जाती है तथा राज्य की विधायिका या तो निलंबित या भंग हो सकती है, या फिर राष्ट्रपति राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राज्यपाल के माध्यम से करता है। संसद राज्य के लिए कानून पारित कर सकती है। ठीक है, इसमें कानून बनाने की शक्ति किसके पास आ जाती है, तो संसद किसी अन्य निकाय या प्राधिकरण को शक्ति प्रत्योजित नहीं कर सकती। और राष्ट्रपति शासन में क्या है, इसके अंतर्गत संसद राष्ट्रपति अथवा किसी अन्य प्राधिकरण को शक्ति सौंप सकती है। ठीक है, ये कानून बनाने के लिए। और क्या है, लागू करने की अधिकतम सीमा क्या होती है, देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति आपातकाल में क्या होता है, तो इसके लागू रहने की अधिकतम समय सीमा उल्लेखित नहीं की गई है। इसके प्रत्येक 6 महीने के भीतर संसदीय अनुमोदित के माध्यम से अनंत काल तक जारी रखा जा सकता है। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन में क्या है, इसके कानून इसे लागू रहने की अधिकतम समय सीमा 3 वर्ष तक है, जो 6 महीने करके बढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद राज्य में समान संवैधानिक कार्य प्रणाली को फिर से बहाल करना अनिवार्य होगा। यहाँ पे देखेंगे अनिवार्य होगा। केंद्र संबंध के मामले में क्या होते हैं, तो सभी राज्यों के साथ केंद्र के संबंधों में परिवर्तन होता है। और राष्ट्रपति शासन में क्या है, तो राष्ट्रपति जो राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन होता है उसी के साथ संबंध में परिवर्तन होता है। ठीक है, और संसदीय अनुमोदन में क्या है, तो जो राष्ट्रपति शासन जो आपातकाल होता है, जो देश में आपातकाल होता है, वो विशेष बहुमत से पारित होता है। और राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगते हैं वो समान बहुमत से पारित हो सकते हैं। ठीक है, और है मूल अधिकार, तो नागरिकों के मूल अधिकार प्रभावित होते हैं बिल्कुल, क्योंकि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा है तो अनुच्छेद 19 भी होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और सारे अनुच्छेद इसमें सारे आपका मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं सिवाय 20-21 का। और राष्ट्रपति शासन में क्या होता है, तो नागरिकों के मूल अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, और उद्घोषणा को वापस लेने में क्या क्या है नियम, तो लोकसभा इसे वापस लेने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती है। और राष्ट्रपति शासन के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, यह केवल राष्ट्रपति की घोषणा से समाप्त किया जा सकता है। तो क्या समाप्त किया जा सकता है, सिर्फ राष्ट्रपति के घोषणा से, तो राष्ट्रपति शासन। जबकि अगर आपातकाल है तो लोकसभा इसे पारित करता है। ठीक है, वापस लेने की प्रस्ताव पारित कर सकता है। अब वित्तीय आपातकाल के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जो आपातकाल है हमारे पास 3 प्रकार के आपातकाल हैं। एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक राष्ट्रपति शासन, और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। जो वित्तीय आपातकाल का कितना में है, तो अनुच्छेद 360 में, जो कि अभी तक भारत में नहीं लगाए गए हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। यह तब घोषित किया जाता है जब देश की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं होती है। देश में अभी तक
वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। ध्यान देंगे, भले ही 1991 में के वर्षों में देश को एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था, लेकिन कोई भी वित्तीय आपातकाल घोषणा नहीं किया गया था। इसका आधार क्या है वित्तीय आपातकाल का, तो देख लेते हैं। यदि भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या विश्वसनीयता को खतरा होता हो। घोषणा कौन करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और प्रक्रिया और रक्षोपाय क्या क्या है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसके जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। यदि लोकसभा 2 महीने के अवधि के भीतर भंग कर दी जाती है तो घोषणा नवगठित लोकसभा की पहली बैठक के 30 दिनों के भीतर अनुमोदित होनी चाहिए। ठीक है, इसके लागू रहने के लिए कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं किया गया है। यह अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है जब तक कि इसे राष्ट्रपति द्वारा रद्द नहीं किया जाता है। ठीक है, इसे जारी रखने के लिए बार बार संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये वित्तीय आपातकाल है। जबकि राष्ट्रपति में जो आपका आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल में अनुमोदन की जरूरत होती है हर 6 मंथ में। ठीक है, उद्घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव केवल संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। ओनली साधारण बहुमत और केवल संसद के दोनों सदनों द्वारा। ठीक है, और उद्घोषणा की वापसी कैसे की जाती है, तो राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय एक घोषणा द्वारा वित्तीय आपात उद्घोषणा को रद्द किया जा सकता है। वापसी की घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। ध्यान देंगे। अब प्रभाव क्या है, प्रभाव पड़ता है तो जानते हैं। राष्ट्रपति राज्यों को वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का पालन करने का निर्देशन दे सकते हैं। वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित राज्य या संघ के अधीन सेवारत सभी या किसी भी संवर्ग के वेतन या भत्तों को कम करने का निर्देशन दे सकते हैं, क्योंकि अभी सरकार के पास पैसे नहीं होते हैं। वित्तीय आपातकाल की अवधि के दौरान राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, अब आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना क्या क्या है ये भी जान लेते हैं। ये मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। आपातकाल में क्या आलोचना होता है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जैसे संविधान में कहा कि मूल अधिकारों को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो प्रावधान की गई है कि राष्ट्रपति शासन में मूल अधिकारों का हनन होगा, तो इसके लिए आलोचना की गई है कि मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, बार बार उपयोग किए जाते हैं, न कि अंतिम उपाय के रूप में, राजनीतिक आधार पर लागू किए जाते हैं और संघीय ढांचे का सिद्धांत कमजोर हो जाता है, जिसका आलोचना है। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्विक रिवीजन आईएएस का क्विक रिवीजन को कंप्लीट करते हैं, जो इमरजेंसी प्रोविजन था। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर चलते हैं। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती है या आप मुझे और कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें दे सकते हैं। धन्यवाद आपका, थैंक यू।